वेलकम टू एवरीवन। मैं आपको बिल्किश बानो की केस में जो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्दर एक्शन लिया है, उसे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि क्या उसमें एक्शन लिया गया है और क्या नोटिस भेजा गया और किस क्वेश्चन के साथ। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि जो रिमिशन पावर होता है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का पावर होता है। बट क्या ये जो पावर होता है, रिमिशन का पावर जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को दिया गया है, ये क्या एज अ क्वाशी जुडिशियल पावर है? और अगर ये क्वाशी जुडिशियल पावर है तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का ये पावर होता है रिमिशन ग्रांट करने का, क्या ये एक्सक्लूसिवली पावर है या इस पे कुछ चेक एंड बैलेंस भी लगाया जा सकता है? क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, जिसमें ये बोला जाता है कि चेक एंड बैलेंस एक फेयरनेस इन स्टेट में लाने के लिए और फेयरनेस इन स्टेट एक्शंस जो कि आर्टिकल 14 पे बेस्ड है, वो किस एक्सटेंट तक यहाँ पे रिमिशन की जो पावर जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को दी जाती है, वो किस एक्सटेंट तक कोर्ट यहाँ पे उस पावर को एक्सरसाइज करती है जब एग्जीक्यूटिव रिमिशन पावर को ग्रांट करते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि रिमिशन जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा एज अ फेयर एंड रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड नहीं है और आर्बिट्रेरीली एक्सरसाइज किया गया है, तो कोर्ट कैसे उस रिमिशन पावर को एक्सरसाइज पे एक तरीके से चेक एंड बैलेंस लगाती है। तो उस पर कुछ मैं जजमेंट्स लूँगी। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि जो अगर जहाँ पे रिमिशन का पावर अगर साइलेंट है कॉन्स्टी में कुछ ऐसा प्रोविज़न, क्योंकि आपको भी पता है कि ये एक की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है अंडर सेक्शन 432 में रिमिशन ग्रांट करने का, बट आपको भी पता है कि कॉन्स्टी में भी प्रेसिडेंट को भी दिया गया है रिमिशन ग्रांट करने की पावर और गवर्नर को भी। तो अगर उन्हें जो पावर वो दिया गया है, अगर वहाँ पे कहीं भी कैंसिलेशन की बात नहीं की गई है कि एक बार अगर रिमिशन ग्रांट कर दिया जाता है तो कैंसिल नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड कॉन्स्टी में प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, तो उसमें क्या रूल गवर्न करता है और कौन उसकी हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे जब कैंसिलेशन की बात होगी। तो जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को भी दिया गया है कॉन्स्टी में, ये आपको आर्टिकल पता होगा, आप खुद से सर्च कीजिएगा। मैं यहाँ पे बोल देती बट मैं चाहती हूँ कि आप रिकॉल कीजिएगा, वैसे सबको ही पता होगा बट मैं रिकॉल करवाना चाहती हूँ वो आर्टिकल कॉन्स्टी का, आप खुद से रिकॉल कीजिए। इसके बाद मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि कैसे कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस या ऑर्डर जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है और अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो उसको प्रूव कौन करेगा? क्या जो चैलेंज करते हैं वो प्रूव करेंगे उस गवर्नमेंट के एक्शन को या गवर्नमेंट खुद करते हैं? तो उस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं बताने का मतलब यहाँ पे मैं एविडेंस एक्ट की भी सेक्शन को रेफ़र करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात आती है बिल्किश बानो की केस में अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। तो वह 3 बेंच जिसमें चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्नन जिन्होंने लास्ट टाइम अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ये ऑर्डर दिया और इस क्वेश्चन के साथ उन्होंने स्टेट ऑफ गुजरात को डायरेक्ट किया वेदर whether they could have been granted remissions and if was whether the parameter of the within of the law। इसमें उन्होंने इस क्वेश्चन के साथ गुजरात गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि जो यहाँ पे रिमिशन ग्रांट किया गया है, क्या वो रिमिशन ग्रांट किया जाना चाहिए था, और अगर किया जाना चाहिए था तो वो क्या किस पैरामीटर्स और जो लॉ के जो पैरामीटर्स हैं उसके वो विद इन दी जुरिडिक्शन में है या नहीं। ये ऑर्डर में उन्होंने स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है। तो देखते हैं कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कैसे बताते हैं कि उन्होंने सारे पैरामीटर्स ऑफ लॉ को फुलफ़िल किया है रिमिशन ग्रांट करने में या नहीं। और मैंने इसके लिए ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा एनालाइज कर रखा है, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेटिशनर होते हैं उन्होंने ये ग्राउंड्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि यहाँ पे स्टेट ऑफ गुजरात का जुरिडिक्शन नहीं है, यहाँ पे जुरिडिक्शन या तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होती है या सीबीआई की, क्योंकि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था इसलिए सीबीआई का होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगे और
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र में पूरी तरीके से ट्रायल चली थी, कन्विक्शन चली थी और सेंटेंसिंग पास हुई थी। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट होंगे, गुजरात गवर्नमेंट नहीं होंगे। तो इस पे मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो में आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी कि क्या यहाँ पे जुरिडिक्शन की बात की जा रही है और कैसे कोर्ट ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे आपको रिमिशन से रिलेटेड ये बताने का ट्राई करती हूँ कि आपको ही पता है कि जो रिमिशन पावर जो एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करते हैं अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, वो एक तरीके का क्वाशी जुडिशियल पावर है, क्वाशी जुडिशियल पावर है इस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का। बट जो ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का जो ये क्वाशी जुडिशियल पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इस डिसीजन जो ये डिसीजन देते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, उसको रिव्यू भी किया जा सकता है और उसकी एक्सेप्टेंस को चैलेंज भी किया जा सकता है और उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 432 में अपना एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज किया बट उन्होंने सारी जो चेक एंड बैलेंस है उसको फुलफिल नहीं किया, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है। फिर मैं एक लेटेस्ट ही जजमेंट लेती हूँ, इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे और अनिरुद्ध बोस। तो इस केस का नाम था रामचंद्र वर्सेस बाकी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, रामचंद्र नेम से ही आप डालिएगा तो आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। 2 बेंच थी इसमें, 2022 की ये जजमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उस केस में ये हेल्ड किया गया था कि फेयरनेस इन स्टेट एक्शंस जो कि बेस्ड है अंडर आर्टिकल 14 पे बेस्ड है। तो अगर स्टेट के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है और वो फेयरनेस इन स्टेट एक्शन पे बेस्ड नहीं है जो कि आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, अगर उस पर बेस्ड नहीं है तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है और ये रूल ऑफ लॉ पे भी बेस्ड है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो रिमिशंस पावर जो एक्सरसाइज किया जाता है, अगर वो फेयरनेस पे बेस्ड नहीं है और रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड नहीं है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कोर्ट का वो बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर भी है और वो हर एक एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज जो भी एग्जीक्यूटिव अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं उस पर कुछ एक्सटेंट तक वो कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होते हैं वो अपना जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, रिमिशन पावर जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी। फिर मैं इस पे आती हूँ सेक्शन 432 सब सेक्शन 3 में जो सेक्शन 432 में जो रिमिशन ग्रांट किया जाता है उसको कैंसिलेशन का प्रोविज़न सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है। बट जो रिमिशन ग्रांट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, आर्टिकल्स आप खुद से जाकर रेफ़र कीजिएगा कॉन्स्टी में कौन से हैं क्योंकि इसे आप रिकॉल कर पाइएगा, तो उसमें कहीं भी कैंसिलेशन का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। तो कॉन्स्टी में उस प्रोविज़न से रिलेटेड कॉन्स्टी में प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है और वह साइलेंट है इस प्रोविज़न्स को लेकर। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो इस केस में जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 14 एंड 21 को रेफ़र किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोविज़न्स जिसमें कॉन्स्टी में उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस और उससे रिलेटेड साइलेंट है तो वो प्रोविज़न्स अप्लाई होंगे जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ जब आप आर्टिकल 367 पढ़ेंगे, आर्टिकल 367 रीड विथ सेक्शन 14 एंड 21 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस भी प्रोविज़न्स अगर कॉन्स्टी में कोई ऐसा प्रोविज़न है जिस पे कॉन्स्टी में उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न्स जो भी दिया हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया हुआ है, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, तो उस केस में हम जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 14 एंड 21 को रेफ़र कर सकते हैं। ये जो 14 एंड 21 है ये ऑर्डर रेगुलेशंस इससे रिलेटेड बात करती है कि उसका कैसे
ऑल्ट्रेशन, रिव्यू और वेरिएशन किया जा सकता है। तो ऐसे एज्यूम कीजिए कि कोई ऐसा ऑर्डर, रेगुलेशंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया हो और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोविजंस दिया गया है, बट उसमें उसकी कैंसिलेशन की बात नहीं की गई है, तो उस केस में हम किसको रेफ़र करेंगे? जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 14 एंड 21 को रेफ़र करेंगे। इसके साथ साथ मैं जब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रही हूँ, तो आपको एक मैंने ये केस बताया जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच थी और 2022 की जजमेंट है, और ये केस बहुत ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे जुडिशियल रिव्यू पे बोल सकते हैं, रिमिशन पे बोल सकते हैं। इप्रू सुधांकर 2006, इस जजमेंट को भी जाके पढ़िएगा, वहाँ पे भी पूरी की पूरी एक इस जजमेंट को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कैसे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक्सरसाइज किए गए रिमिशन की पावर को। फिर मैं ये दूसरे जजमेंट पे आती हूँ। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 बेंच की जजमेंट है। इस जजमेंट में भी ये बात बोली गई थी कि जो रिमिशन ऑर्डर दिया जाता है वो कभी भी वाइप आउट नहीं करती है ऑफेंस को, और ना ही ये वाइप आउट करती है कन्विक्शन को। मीन्स ये कि ऑफेंस जो हुआ है उससे आप फिनिश तो नहीं कर सकते ना, पूरी तरीके से वाइप आउट तो नहीं कर सकते ना रिमिशन ग्रांट करके, और ना ही कन्विक्शन को कर सकते हैं। ये जो जजमेंट है मुरमुरी राम जजमेंट, जो 5 बेंच की जजमेंट, ये पूरी तरीके से अगेंस्ट भी है रिमिशन से रिलेटेड। तो आप एक बार ये जजमेंट को भी पढ़िएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ये केस है SR बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR, ये तो आपने केस लैंडमार्क की जजमेंट है। ये वैसे तो ये आर्टिकल 356 पे बेस्ड है, बट इसका जो पेज नंबर 109 और पैरा 87 जो ये है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूरी तरीके से ये बताया गया था कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई एक्ट, ऑर्डर, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर निकाला जाता है, तो अगर उसके आप चैलेंज करते हैं, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट होता है? गवर्नमेंट पे होता है, क्योंकि अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, इसके अकॉर्डिंग जिसके पास जो नॉलेज है, फैक्ट, जिसके पास उस केस का नॉलेज है और फैक्ट्स है, तो उनको प्रूफ करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो आप इस केस को भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने चैलेंज किया है, जो पेटिशनर साइड से चैलेंज किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये रिमिशन ग्रांट किया गया है, और उनकी भी जो ऑर्डर है, जो पॉलिसी है, उसको भी एक तरीके से चैलेंज हम कर सकते हैं। तो जब उसको भी किया गया, तो इसमें भी वो जस्टिफिकेशन और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि सच एग्जिस्टेंस एक्सक्लूसिवली विद इन द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट, और बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द गवर्नमेंट इसमें शिफ्ट किस पे हो जाता है? गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जाता है। ये केस का जजमेंट आप एक बारी पढ़िएगा। इसका पैरा नंबर आप 86 को रेफ़र कीजिएगा, पेज नंबर 109, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है रिमिशन ग्रांट की जाती है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, और जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो रिमिशन ग्रांट किया जाता है वो क्वाशी जुडिशियल पावर होता है। तो अभी देखते हैं फर्दर इसमें गुजरात गवर्नमेंट को जो नोटिस दिया गया है, इस जो चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने जो ऑब्जर्व किया है इसमें, कि वेदर दे कुड हैव बीन ग्रांटेड रिमिशन एंड इफ़ वाज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। तो देखते हैं कि कैसे वो सेटिस्फाइड करते हैं कि जो रिमिशन ग्रांट किया गया था उसे ग्रांट किया जाना चाहिए था या नहीं, और क्या ये विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ के अंडर में है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या फर्दर उनकी कौन से केसेस को रेफ़र करते हैं, कैसे अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगी, इन सारे केसेस को पढ़िएगा, क्योंकि मैं ये सारे सेक्शंस और कॉन्स्टी की आर्टिकल्स और जनरल क्लॉज एक्ट का जो मैंने रेफरेंस दिया है, ये मैंने इसलिए दिया है कि कभी भी आप रिमिशन पढ़िए तो इससे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा एक, मैं बोलूँगी, डाटा होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें सेक्शंस इन्वॉल्व है, आर्टिकल इन्वॉल्व है, और कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट है। केवल आप
यहाँ पे अब बिल्किश बानो के केस को लेते हुए आप इतने सारे जब सेक्शन को पढ़िएगा और जब भी इतने सारे सेक्शन को और केस लॉज को जब पढ़िएगा ऐसे रिलेट करके, तो आपके पास हर एक प्रोविज़न का एक स्टोरी होगा। मैं बोलूँ तो हर एक प्रोविज़न, चाहे वो कॉन्स्टी का हो, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो सीपीसी का हो, चाहे वो टीपीए का हो, अगर अपने आप को आप अप टू डेट रखते हैं ना, करंट सारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं और उस इवेंट को लेते हुए अगर आप एक पूरी की पूरी अपनी एक माइंड मैपिंग करते हैं सारे केस लॉज के थ्रू, तो आपकी तो प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी। और प्रिपरेशन की बात नहीं है, आप एक तरीके से अपने आप को ये बोल सकते हैं कि हाँ, आप लॉ को समझ पा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन को आप खुद चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आर्टिकल 14 यहाँ पे मैंने बोला है तो यहाँ पे निकल गया कि आप पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन की खुद ही आप अपने आप को मेंटर भी कर सकते हैं कि हाँ, अब आप लॉ को समझ पा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं जो भी करंट इशू चल रही हैं। तो ऐसे आप सारा एक माइंड मैप क्रिएट कीजिए जब भी आप कोई जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, जब भी कोई इवेंट चल रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप खुद से इस पे लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, कैसे यहाँ पे ये 144 ऑफ सीआरपीसी, इस पे देखिए जाकर कितना ज़्यादा इसे पावर में लिया जाता है। इसकी पूरी स्टोरी प्रिपेयर कीजिए कोविड के टाइम को लेते हुए और इसको रिलेट कीजिए कि कैसे इसकी एक्सटेंड पावर है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, और टाइम ड्यूरेशन जाकर देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से लॉ को समझ पाइएगा एक स्टोरी बेस्ड को लेते हुए। एंड फर्दर अगर फर्दर मुझे लगेगा आपके कमेंट को पढ़ते हुए कि हाँ, मुझे कुछ और रिमिशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो मैं फ़र्दर ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का। और आर्टिकल का आप खुद से जाके रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है एक बारी वो अपना रिकॉल करे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती बार बार रिवीजन करने पे, मैं रिकॉलिंग पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आप रिकॉल कीजिए, क्योंकि रिकॉल एक ऐसा चीज़ होता है कि जो आपके माइंड को बार बार एक डायरेक्शन देता है कि हाँ, ऐसी स्टोरी आई थी और मैं कैसे कनेक्ट किया था। मैं सच बोलूँ तो मैं अपनी जर्नी को यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी आपको जो भी लगता है आप उस अप्रोच को फॉलो कीजिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू समहाउ मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो, और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं जो भी इसमें जजमेंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इतना क्लियर लिखती भी नहीं हूँ और मैं एक रफली ही देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे सेक्शंस को और केस लॉज को लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।